अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त भारत के मैदानों में क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज चुका है। 10 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अगले 48 दिन एक्शन से भरपूर होने जा रहे हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच जारी है और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि 271 पर 9 खिलाड़ी इंग्लैंड के पवेलियन जा चुके हैं और इस मैच में हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, पता ये चल रहा है कि टीम्स बड़ी तगड़ी हैं और हमारा मुकाबला बड़ी टीम से होने जा रहा है। हमारी क्या तैयारी है और ओवरऑल जो टीम्स हैं वो क्या कुछ अपने साथ इंडिया लेकर आई हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस सबसे कहीं ज़्यादा अहम मसला ये है कि बिजली फिर महंगी कर दी गई है और अब ₹1.71 का इजाफा हुआ है। ये इजाफा माहाना बुनियादों पर फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हुआ और रवा माह से इसका इत्तलाक भी होगा। बिजली इस वक्त महंगाई की रेस में सबसे आगे है, जबकि एक तरफ खबर यह आ रही है कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। कितना सस्ता होगा ये भी आपको बताएंगे। जबकि दूसरी तरफ उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद और मामलात जिस तरह से उन्होंने इंकशाफात किए हैं, तो पीटीआई में इस वक्त तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। पीटीआई में इंकशाफात का सिलसिला जारी है और पीटीआई छोड़कर जाने वालों का सिलसिला भी 5 माह के बावजूद जारी है। पीटीआई को कितना डेंट लगा और लंदन से वापस आने वाले का क्या प्लान है, क्या मुफाहमत और मुजाहमत के नाम पर 2 ग्रुप्स अब भी मौजूद हैं, ये सभी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड कप 2023 के मार्के की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वक्त बैटिंग जारी है। इंग्लिश टीम मजमूई तौर पर मुश्किलात का शिकार रही। खिलाड़ी पवेलियन लौटे और उसके बाद फिर झड़ी लग गई। इस वक्त तक का जो टोटल है वो 271 फॉर 9 है और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, 4 गेंदें रह गई हैं और लेट्स सी 279 280 का अगर ये टारगेट है तो न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कितना आसान हो जाएगा। स्कोर कार्ड की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले खेला और जो बेयरस्टो हैं उन्होंने 33 रन का इजाफा किया। उसके बाद मिलान ने 14 रन 77 रन का इजाफा जो रूट ने किया। 25 रन ब्रूक ने बनाए और 11 रन मोइन अली ने। 43 के साथ बटलर जो कैप्टन है वो नुमाया रहे हैं और उनके साथ साथ जो रूट हैं उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ओवरऑल 3 खिलाड़ियों को मैट हेनरी ने जो है वो पवेलियन की राह दिखाई। उसके साथ जो मिशेल सैंटनर है उन्होंने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। तो यहाँ पर स्पिन अटैक कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी किस तरह से लेकर चलनी है, ये सारे मामलात और इसके अलावा हमारी टीम की मजमूई कारकर्दगी बिरयानी के अलावा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। बड़े इवेंट में कौमी टीम का अलबत्ता कल पहला इम्तिहान होने जा रहा है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी बल्लेबाजों और बॉलर्स ने मनसूबाबंदी भी कर ली है। बैट्समैन स्कोर उगलने को तैयार है उनके बल्ले और बॉलर जो हैं वो हरीफ टीम को धूल चटाने के लिए बेताब हैं। अब बस हमने तवक्को ये रखनी है और साथ साथ दुआ ये करनी है कि ये जो टीम कल उतरेगी मैदान में ये 2 वार्म अप मैचेस से कुछ मुख्तलिफ टीम हो, क्योंकि वो जो वापस आते रहे तो ज़रा ये हमारे लिए मुश्किल भी हो जाएगा। वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल तमाम टीमों के कप्तान का जो चमचमाती ट्रॉफी के साथ फ़ोटो सेशन था वो भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद मीट एंड ग्रीट सेशन भी हुआ, प्रेस के साथ लोगों ने सवाल जवाब भी किए और कप्तान जो है वो सारे यही कहते हैं कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन ये गिवन डे पे पता चलता है कि जब कैप्टन जो है वो अपनी टीम के साथ, अपने प्लेइंग 11 के साथ, अपनी चॉइसेस के साथ, अपनी डिसीजंस के साथ मैदान में उतरता है तो वो क्या कारकर्दगी दिखाता है। वहाँ आके कप्तान खुलता है, कप्तान की प्लानिंग जो है वो पता चलती है और इस तरह से ये हमारे लिए कड़ा इम्तिहान है। तो जो फ़ोटो सेशन हुआ है वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, सब मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इनमें से कुछ चेहरे लटकते जाएंगे, कुछ चेहरे मज़ीद खुलकर तवाना अंदाज में आपको जो है वो मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। तो हम अपने कप्तान के लिए दुआ करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट मुस्कुराते ही रहें। कैप्टन्स डे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने यह कहा कि वर्ल्ड कप में 100% परफॉर्मेंस देंगे, पाकिस्तानी फैंस भी भारत आ सकते तो अच्छा होता। तो ये सारे कप्तान हैं, सारे पुरअज़्म हैं, सारों के हौसले बुलंद हैं और सारे जो है वो ट्रॉफ़ी पर अपना क्लेम जो है उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इसमें जो सुरखरू हो वो हमारा कप्तान हो। वर्ल्ड कप के अहमदाबाद में होने वाले जो मैचेस हैं उसके दौरान दहशतगर्दी का भी कुछ ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप कर दी गई है, हाई अलर्ट पर है और जो भारतीय मीडिया है उसके मुताबिक अहमदाबाद स्टेडियम और अतराफ़ में 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। स्टेडियम जाने वाली सड़क को भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। अहमदाबाद स्टेडियम में मैच के दौरान मोबाइल फ़ोन के अलावा कोई चीज़ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो वो इंडिया जो पाकिस्तान में एशिया कप टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए खेलने नहीं आया कि यहाँ सिक्योरिटी रिस्क होता है, उसके अपने ग्राउंड्स में इस वक्त थ्रेट अलर्ट है और बड़ी इस वक्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो ये यकीनी तौर पर एक पैगाम इंडिया के लिए भी है कि ये चैलेंज कभी भी किसी को भी आ सकता है। खेल पर सियासत होनी नहीं चाहिए, खेल और खिलाड़ियों को सियासत से और इन तमाम मामलात से मुबर्रा रखना चाहिए और खेल के लिए खेलना चाहिए, सियासत के लिए नहीं खेलना चाहिए। भारत में ICC वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और क्रिकेट फैंस को अभी तक वीज़ा जारी नहीं हुए हैं।
आईसीसी से मंजूरी के बाद भी भारतीय हाई कमीशन पाकिस्तानी सहाफ़ियों की वीज़ा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा है। दुनिया भर का मीडिया वर्ल्ड कप कवरेज के लिए भारत पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भारतीय हुकूमत ने ताहाल वीज़ा क्लियरेंस नहीं दी है। दुनिया भर से पाकिस्तानी फैंस भारत जाकर कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए बेताब है, लेकिन अभी तक क्रिकेट फैंस को भी सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। कप्तान बाबर आजम भी पाकिस्तानी फैंस की सपोर्ट के मुंतज़र हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फैंस को वर्ल्ड कप में मिस करेंगे। तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये दिन आ चुका है कि इंडिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को क्लियरेंस नहीं दी है, बल्कि साथ ही साथ जो पाकिस्तानी शायकीन हैं उन्हें भी आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस तरह से हमारे जो प्लेयर्स ग्राउंड में होंगे वो हमारे फैंस को मिस कर रहे होंगे, जो नारे लगाते हैं और प्लेयर्स के नाम लेकर उनका मोराल बढ़ाते हैं। लेकिन लेट्स सी, अभी इवेंट चल रहा है, यू नेवर नो, किसी दिन ये इजाज़त मिल भी जाए। कैप्टन्स डे कॉन्फ्रेंस में जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान जो थे बाउमा, उन्होंने अपनी वायरल होने वाली तस्वीर पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं इस तस्वीर का कसूरवार कैमरे के एंगल को ठहराऊंगा, मैं सो नहीं रहा था। तस्वीर सामने आते ही सार्फिन ने इस पर कई मीम्स भी बनाई हैं, कुछ ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया है। लेकिन अब आज के दौर में जहाँ हर तरफ कैमरा है, जहाँ हर तरफ मोबाइल फ़ोन्स हैं, वहाँ जो अफ्रीकन कैप्टन हैं उन्हें ये याद नहीं रहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कैमरे का कसूर है, एंगल का कसूर है। वो शायद नीचे कुछ देखकर पढ़ना चाह रहे थे, सोच रहे थे या जो भी कर रहे थे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जब वंस यू आर आउट इन दी ओपन तो आप फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और फिर लोग हर तरह से आपके हर एक्शन को, हर मूव को जो है वो ओन करते हैं और उस पर फिर वो मीम्स बना लेते हैं। और मीम्स का कल्चर तो वैसे ही खैर बहुत तेज़ी से चलता भी है, ट्रेंड भी करता है। तो इसकी जद में आ गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होते ही साउथ अफ्रीकन कैप्टन, और उन्होंने वजाहत की है कि ये कैमरा एंगल का फ़र्क है, मैं अलबत्ता सो नहीं रहा था। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की भारतीय सिख व्लॉगर के साथ पंजाबी फिल्मों और गानों के मशहूर डायलॉग्स बोलते हुए एक वीडियो भी वायरल है, ये भी आप देखें। गूगल ने भी अपना डूडल बदल दिया है और सभी लोग जो हैं वो इन 48 डेज़ में बाउंड हो चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हर एक मैच का, ख़ास तौर पर अपनी अपनी टीम्स के मैच का। और हम भी ऐसे में मुसलसल इस सारे मामले पर नज़र रखेंगे। हमारी टीम की जहाँ गलतियाँ कोताहियाँ होंगी उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन हम उन गलतियों कोताहियों को द वेरी नेक्स्ट डे भूल भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले दिन जब ये बॉयज़ मैदान में उतरें तो ये अच्छा खेल पेश करें। अब कल से बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है। अब तक वार्म अप मैचेस थे और हमें जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो यही बताते रहे कि वार्म अप मैचेस को सीरियस नहीं लेना, तो हमने चले उनको सीरियस नहीं लिया। लेकिन कल से जो मैचेस होंगे हम ये बता दें कि उनको हम बहुत सीरियसली लेने वाले हैं और उन मैचेस में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर जो भी मामलात होंगे या जो भी जिम्मेदार होगा हम उसे भी, उसके इश्यूज़ को भी बड़ा सीरियसली जो है वो हाईलाइट करेंगे। अभी ज़रा लेटेस्ट अपडेट, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है, आई एम सॉरी, उसमें अपडेट ये है कि जी 282 स्कोर कर लिया है इंग्लैंड ने फॉर 9 और अब 283 का टारगेट है। तो देखते हैं ये कितना ईजिली डुएबल है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इंडियन पिचेस पर 340 350 का जो स्कोर है वो भी इजीली डुएबल है। हमारे अगेंस्ट जो है वो न्यूजीलैंड ने ये 44 ओवर्स में किया था। तो आज के दिन ये 283 किस तरह से इंग्लिश बॉलिंग अटैक के सामने होता है, किस तरह से इंग्लैंड अपने इस स्कोर को डिफेंड करता है, तो ये भी मामला रहेगा। लेकिन हमारा कंसर्न इन सब टीमों पर नज़र रखने के साथ साथ जो हम दिल में सोच रहे हैं वो अपने लड़कों का हाल अहवाल लेने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या तैयारी है। अब नए बॉल के लिए शाहीन के साथ नसीम नहीं है तो हसन है, हसन को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं। हसन को अगर हारिस से रिप्लेस करते हैं तो भी मसला हल नहीं होता, क्योंकि हारिस भी जो है वो जो नए बॉल के साथ बॉल कराते हैं उसमें कोई उनकी मतलब कंफर्ट भी नहीं है उनका। कायनात 283 डुएबल है, इट इज़, अगर वो सामने वाली टीम कर सकती है तो 345 तो 44 में कर गए थे वो इसके बाद ये तो मैंने सुबह ही बोल दिया था कि ये 250 पौने 300 से ज़्यादा स्कोर नहीं होने वाला यहाँ पे, और ये चेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये आप देखें कि अगर हम लोग देखें, न्यूजीलैंड ने अपने सारे तकरीबन मोस्टली बॉलर्स खिलाए हैं और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया है। उनके पास तकरीबन सारे ऑलराउंडर हैं, बैटर उनने 4 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, और अगर वो लोग उनकी बैटिंग अगर कोलैप्स करती है ना तो उनको पीछे हैंडल करने वाला कोई नहीं था। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो वो पूरी उसकी पूरी कितनी डेप्थ है उसकी, नीचे तकरीबन 7वें तक आपका उसको वहाँ पे बैटर्स आ रहे थे। तो ये आप देख लें कि नहीं, तो ये न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेटजी है विद ऑल बॉलर्स या ऑलराउंडर्स उन्होंने प्रेफर किए, हाउ डू यू थिंक, मतलब ये किस तरह अच्छा डिसीजन है या मतलब देखिए उन्होंने जाहिर है कोई उन्होंने स्ट्रैटेजी उनके पास होगी, अभी वो देखेंगे मैच में वो क्या है। सही है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग ली है और ज़्यादा बॉलर्स खिलाए हैं
अब ये देखना पड़ेगा कि क्यों किया है उन्होंने, ये मैच के एंड तक इंशाल्लाह ताला हमें पता लग जाएगा। चले इंशाल्लाह हम देखते हैं, नजर रखते हैं। 283 भाई मन साहब कैसा लग, देखें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने अपने कैमरों को भी देखते रहें, क्योंकि ये कैमरे भी आपके लिए लगाए गए और आप मेरी तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके लिए बिठाया गया। थैंक यू मन साहब 283 डुएबल वेरी चेजेबल। और जैसे कायनात ने कहा, मुझे इनको क्रिकेट एक्सपर्ट, ये क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट प्लेयर भी हैं, इनका तजिया और है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हाई स्कोरिंग पिचेस होंगी, यहाँ पे बड़े स्कोर बनेंगे, बड़े स्कोर चेज भी होंगे। तो 282 मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के लिए चेजेबल स्कोर है। आपने इनसे सवाल किया था कि बॉलिंग लाइनअप के साथ ये क्यों खेल रहे हैं, प्रॉब्ली शायद इस रीज़न से विलियमसन नहीं, आज इनके कैप्टन जो ओरिजिनली इनके कैप्टन है केन विलियमसन, वो आज नहीं खेल रहे। तो इन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग की है। और लॉकी फर्ग्यूसन इनके एक और बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, 140 से प्लस स्पीड में बॉल कराते हैं, आज वो भी नहीं खेल रहे। इंजरीज कंसर्न की वजह से शायद इन्होंने डिसीजन लिया हो। इंजरीज की बात करें तो वही इंजरीज इंग्लैंड में भी हैं। बेन स्टोक्स जो कि उनके स्पेशल ओडीआई रिटायरमेंट से बुलवा के उनको वर्ल्ड कप में लेके हैं, वो नहीं है। लेकिन होपफुली इंग्लैंड ने आज उनके कप्तान ने कहा अगले मैच में ये वाली बात तो नहीं है जो आप लोग मुझे कहते थे कि वार्म अप मैचेस को सीरियस ना लें, तो ये इन मैचेस को भी सीरियस नहीं ले रही? नहीं, इन मैचों को आप भरपूर तरह बिल्कुल सीरियस लें, क्योंकि ये तो देखें ना एक्चुअल वर्ल्ड कप। कल हमारा मैच और आप बोलें भाई वो सीरियस नहीं लेना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। देखें कल नासिर हुसैन का मैं तजिया सुन रहा था, उन्होंने बोला कि नेदरलैंड से हार सकता है पाकिस्तान, तो आप नेदरलैंड को ईजी ना लें, बिल्कुल कल हो सकता है वो कुछ बड़ा अपसेट कर। तो कल हमने अब करना क्या है, मतलब कौन सी चीज़ खा के जानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी, कितने घंटे सोना है, क्या जीतना किस तरह से? क्योंकि क्रिकेटिंग जो कैलकुलेशन है उस पर हम थोड़ा ब्लैक कर रहे हैं, कोई तरीका होता है जीतने का कायनात? क्रिकेट में आपको जीतने के लिए ना सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है। जैसे कि वो हम नहीं रहे, हम लोग ना टाइम के अहेड चले जाते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे कि आप क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर, ठीक है। अगर आप मैं कल को घर से उठ के आके भी ना 100 कर सकती हूँ, सही है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे में ना नेचुरल होता है। और क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट मेंटल गेम, जितना अच्छा आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो मैच में। और वो ऐसे ही होगा कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे एक बॉल है, एक टाइम पे एक ही बॉल आएगा, आपने वही खेलना है, ना उसे अगले बॉल का सोचना, ना उसे पिछले बॉल का सोचना है। और आप ऐसे ही हर बॉल पे ऐसे प्रेजेंट मोमेंट पे क्यों नहीं आते? हमारा क्या मसला, हमारा प्रेजेंट टेंस खराब है, क्या चक्कर है? नहीं आपको नहीं, हम फंसे रहते हैं। हम एक मैच इंडिया से जीतेंगे, हम वो लेके अगले, हमने आज तक 92 का वर्ल्ड कप नहीं छोड़ा। मनसा जी हमारा कॉन्फिडेंस का मसला है, कॉन्फिडेंस शेक हुआ है बॉयज का बुरी तरह। क्या खिलाएं इनको, क्या पिलाएं? कुछ नहीं, वो एक अच्छे मैच में अगर ये पर अच्छा खेल जाते हैं, फॉर्म वापस आ जाती है। दो ही लोगों का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है भाई, दो ही लोगों का कॉन्फिडेंस है, कैप्टन का और एक हमारे विकेट कीपर का। बाकी लोगों का क्या टॉनिक खत्म हो गए, क्या मसला है? इन्हीं का जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। बाकी फालतू में ले गया, खर्चा हुआ है। देखिए ये वार्म अप मैचेस से पहले जो भी माहौल होता है वर्ल्ड कप से पहले, वो पहले रह जाता है। जब आप एक्चुअल मैच में आते हैं, एक्चुअल टूर्नामेंट में आते हैं, तब और माहौल होगा। अब जाहिर है इतनी भी कमजोर बॉलिंग नहीं है, हारिस रऊफ है, वो लहदा बात है बैटिंग विकेट में इनको थोड़ी सी फेंटी पड़ रही है, लेकिन ये टीम अच्छी है। ये 1-2 मैचेस अगर खेले, मेरा अपना ये मानना है, ये मोमेंटम पकड़ लेंगे। जिस मोमेंटम की आप बात कर रहे हैं ना कि क्या खिलाया जाए इनको, तो वो ये खा लेंगे पहले मैच। एक मैच में ना एक प्लेयर चलता है, 1 या 2, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। आपकी 11 की टीम है, हमारी 2 क्यों चल रहे हैं? हमारी 11 की टीम है। नहीं अभी क्या नाम है, पिछला मैच में किसने जिताया था? वो नसीम शाह वाला, नसीम शाह ने जितवाया था। नसीम शाह वाला नसीम शाह जाहिर है। तो उसके अलावा जो हमारे पास एक इंडिया के खिलाफ बाबर ने भी जितवाया है, एक इंडिया वाला में फखर ने भी जितवाया हुआ है। हाँ, फखर ने भी जितवाया हुआ है। तो आप देख लें हर मैच में डिफरेंट बंदा ही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बाबर को एक बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। बाबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड नोन बैट्समैन है, अपनी गेम का बेस्ट प्लेयर है, सब मानते हैं इस बात से, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन बाबर की इंडिया बाबर के साथ उसको क्लब या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई बंदा नहीं है। हाँ जी, और उसके पास प्रेशर उस पर सारा आ जाता है, क्योंकि बाकी चल नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ये जो वार्म अप हुआ, इसको इस तरह कर लें कि बाबर अकेले जिम्मेदारी ले रहा है या बाकी सारों ने डाली हुई है? अब इसको मैं किस नजर से देखूं? बाकी सारों ने डाली हुई है, आप इसको इस तरह कह सकते हैं। बाबर तो देखिए अपना काम कर रहा है, वो तो 90 कर गया था उस दिन भी वार्म अप मैच में भी। फिर इस पे चलें, एक और डिबेट का आगाज कर देते हैं। बाबर एज एन इंडिविजुअल, एज अ बैटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एज अ कैप्टन परफॉर्म कर रहा है। एज अ कैप्टन ही इज अंडर प्रेशर, जो कि बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है। मुझे ये लगता है कि बाबर को कप्तानी में आके ना वो सारी टीम के जो बोझ अपने कंधों पे लेने पड़ रहा है, वो बाबर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्वियसली फिर थोड़ी इफेक्ट होगी, जो बाबर की इतनी नहीं हो रही। बाबर की कप्तानी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अच्छा, इसमें जो आप बात करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में जो है वो आपको डिसीजंस लेने हैं, वो क्यों हम लैक कर रहे हैं? मतलब वो कैप्टन जो हमारा बैकफुट पे है उसकी वजह से? अच्छा, कैप्टन के साथ पूरी टीम जा रही है ना, उसके साथ मैनेजमेंट है, कोच है, उसके अंदर से वो भी सारे सो रहे हैं। मतलब वो एक बंदा अगर जोन आउट हो रहा है लेट्स से, या वो प्रेशर ले रहा है, तो बाकी लोग भी तो पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप देखें कि हमारी जो टीम है इस टाइम पे, उसके जो करंट सिचुएशन है, हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड है। हाँ, ठीक है। अगर हम लोग करंट प्लेयर्स के साथ जाएं और बाबर की कैप्टनसी के साथ जाएं, जो फिलहाल आप कह रहे हैं कि अंडर डाउट है, ये तो हमें मैचेस के साथ साथ आगे पता लगेगा। अभी तो मैच पाकिस्तान का हुआ नहीं एक टूर्नामेंट में, ठीक है, वार्म अप हुए हैं।
अभी मैच आगे होगा, फिर आप ये बात मुझे बोलिएगा कि वो उसकी कैप्टनसी अच्छी नहीं जा रही। अभी पिछले तमाम टूर्नामेंट्स में कैप्टनसी देखिए, अभी मैंने आपको कहा है कि प्रेजेंट मोमेंट की बात होनी चाहिए, पास्ट का भूल जाए, पास्ट भूल जाए और फ्यूचर देखिए जी, आज तक चौथा या पांचवा टूर्नामेंट है आईसीसी का बाबर का, और ट्रॉफी अभी तक नहीं आई, तो अब अगर ना आई तो फिर बाबर ही घर जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखिए, ये जब आपका क्रिकेट बोर्ड आपको ये कह दे कि अभी ये सीख रहा है, हाँ जी, तो आप फिर क्या मतलब? नहीं, मैं बड़ा आपकी बात से थोड़ा सा वो करूंगा, बाबर कब सीखने का टाइम गुजर गया, अब उन्होंने जो सीखना था वो सीख लिया। जिसने सीखना होता है तो पहले दिन सीख जाता है। 28-29 साल उनकी नहीं, उम्र है। आई डिसएग्री। अच्छा, इंसान बूढ़े होते तक सीखता रहता है। बैटिंग में आप उनको कितनी बैटिंग में भी मैं आपकी डिसीजन मेकिंग तो मैच्योर होती है ना, आपकी शॉट कॉलिंग तो मैच्योर होती है, वो भी तो उधर भी तो देखिए, हमारे यहाँ पे ना मसला है, हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग गलतियां करने से ना डरते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना हमारे पास, क्योंकि वो हमें उस पे बोलते हैं। जब आप गलतियां करने से, जैसे लोग आए इतने तनकीद करने के लिए, सिंपल है, यही है, ठीक है। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कहाँ से? तो गलतियां करने के लिए मजबूर कैसे करें मान साहब? सर, ये कल्चर एक है यहाँ पे कि अपनी जगह बनानी होती है, और प्लेयर्स खेलते हैं, वो इनसिक्योरिटी भी बहुत है ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से खेलते हैं कि मैं 150 करके किस तरह टीम में रुक जाऊँ। मैच खेलने के लिए आपको, मैच जीतने के लिए आपको बड़ा तगड़ा खेलना पड़ता है, प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, और आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टीम के साथ। अच्छा, हम जरा इसको कंक्लूड भी करते हैं ना, कल के मैच की तरह सिनेरियोज भी बिल्डअप करते हैं। अब हमारा कल ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपको कोई है? मेरा ख्याल है ये फखर के साथ जाएंगे और इमाम के साथ जाएंगे, फखर और इमाम के साथ। अब्दुल्ला को नहीं करना, अब्दुल्ला का देखना पड़ेगा, शायद उसको 1 डाउन भेज दें, बाबर 2 पे आ जाए, लेकिन इम्पॉसिबल, क्योंकि फखर को मैं इसलिए कह रहा हूँ कल ये खिलाएंगे, क्योंकि अगर कल फखर को ना खिलाया तो फिर मेरा नहीं ख्याल वो वर्ल्ड कप खेलेगा, फिर फखर मुश्किल हो जाए, बेंच पे एक बार चला गया बंदा। और इसी तरह शादाब के भी बड़ा प्रेशर है। उसामा मीर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसने 2 विकेट्स ले ली, बॉलिंग बैटिंग शादाब से नहीं हो सका अभी तक, शादाब से अभी तक नहीं हो सका। तो बाबर को ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी, अगर एक बॉलर नहीं चल रहा तो क्या मैं दूसरे स्पिनर के साथ जा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो कि क्रिकेट देख रहे हैं, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबर को चाहिए कि शादाब को निकाल के इसको डाले। इसी वजह से शायद हफीज़ भाई भी वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो छोड़ के, तो ये मामलात हैं जो थोड़े देखने पड़ेंगे। तो आपका कहना ये है कि कल होंगे इमाम और फखर, और ये आपकी बेस्ट चॉइस है? ये बेस्ट चॉइस है, आई एग्री विद इट, आई एग्री विद इट। और फिर अब्दुल्ला को 1 डाउन लाना चाहिए या फिर नहीं, बाबर आएगा, बाबर 1 डाउन बाबर आएगा, इसमें मजीद चेंज नहीं हो सकता? ये आप करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर विकेट जल्दी गिर गई तो बाकी बहुत देर से ये लाइनअप बाबर की जो बैटिंग ऑर्डर है वो बड़ी देर से सेट जा रहा है, अब आप उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे भी वो फिर वो पूरा आपका कोलैप्स कर जाएगा। मुझे ये बताएं कि शाहीन के साथ फिर हमारा हसन ही बचता है, हसन अली जी, सेकंड बॉलर तो नहीं है हमारे पास, उसके एक्सपीरियंस की वजह से शायद उसको ही देंगे, ये हारिस को तो नहीं देंगे नया बॉल, हारिस के लिए इम्पॉसिबल है। और स्पिन अटैक में आप ये इस बात को एंडोर्स करिए कि शादाब को नहीं होना चाहिए? नहीं, शादाब को होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, शादाब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका काउंटर आर्गुमेंट क्या है? मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि देखें बहुत चांस उसको दे दिए हैं, अब अगर वो नहीं खेल रहा, आप एक मैच में उसामा मीर को ट्राई करें इक्वली, क्योंकि शादाब से उधर एज ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं हो रही ना, बिल्कुल बैटिंग भी नहीं है, और मेरी कायनात से जब क्रिकेट पे बात हो रही थी तो वो यही बात है कि फॉर्म जो है ना वो बैटर और बॉलर दोनों की जा सकती है, और दोनों की उसी तरह आ भी सकती है। नहीं, लेकिन ये कैसे है कि एक ही टाइम पे वो दोनों चीजें, मतलब ये कैसे हो गया? दोनों चीजें गई उसकी, कैसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, बैटिंग भी चली गई, बॉलिंग। अच्छा, वो इसलिए ऐसा नहीं, मैंने खुद पिछले मैचेस में देखा उसको, अगर 1-2 मैच में नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज अ बैड प्लेयर। मुझे ऐसा कल का प्लेइंग 11 जल्दी से बताएं, फिर मुझे आप दोनों को शुक्रिया। फखर और क्या कहते हैं आपने जो इमाम मैंने बताया, ये बाबर रिजवान होंगे, उसके बाद इफ्तिखार आएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बाकी प्लेयर्स हैं हमारे ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे, जिनमें बॉलिंग ऑलराउंडर, और फिर हमारे टॉस जीत के पहले बॉल करना है, बैट टॉस जीत के पहले बैट। आपका प्लेइंग 11 सेम है, टॉस जीत के पहले बैट करना है, बॉल करना है? हमें पहले बैट करना है, पहले बैट करना है। चले, कल के दिन अगर कुछ हुआ ना तो फिर आप दोनों को दोबारा बुलाएंगे और फिर पोस्टमार्टम कर देंगे। थैंक यू कायनात, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये टीम पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी जो हो सकती है मुमकिन कार हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी 283 का चैलेंज जो है वो इस वक्त न्यूजीलैंड के सामने है। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। और कल हमारा बाकायदा सीरियस मैच है, तो अब तक अगर आप वर्ल्ड कप के मैचेस को सीरियस नहीं ले रहे थे एक्सपर्ट्स के कहने पे, तो अब से इन मैचेस को सीरियस लेना शुरू कर दें, क्योंकि अब बाकायदा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। तो कल प्लेइंग 11 क्या होगा, कैप्टन हमारे क्या डिसीजन लेते हैं, ये डेफिनेटली सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं गिवन डे पे। अगर शॉट कॉलिंग नहीं है और अगर सही तरीके से आपने चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी ट्रबल हो जाती है। और एक बार जब आप मैच से बाहर हुए, ये जोन आउट हो गए, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए कम बैक करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। हर गिवन जो बॉल है, हर बॉल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी या हर एक शॉट आगे बढ़ेगा तो वो आप वैसे वैसे मजीद मैच से बाहर होते चले जाते हैं। अब ज़रा दीगर जो मामलात हैं उनकी भी खैर खबर लेते हैं। हमने क्रिकेट की खैर खबर आप तक पहुंचा दी है। बिजली महंगी हो गई है और एक बार फिर आपको बिजली का झटका मिला है। इस बार मिला है ₹1.71 के इजाफे की सूरत में।
जो नेपरा है उसने नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा जो है माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ और रवां माह से इसका इत्तलाक भी हो जाएगा। और इजाफे का इत्तलाक अलबत्ता लाइफलाइन समेत के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर नहीं होगा। सारिफिन से इस इजाफे की मद में 22 अरब रुपए से जायद की वसूलियाँ होंगी, यानी 22 अरब रुपए से जायद का बोझ सारिफिन पर पड़ने जा रहा है। लाइफलाइन सारिफिन और के इलेक्ट्रिक के सारिफिन अलबत्ता इससे मुस्तस्ना है और नोटिफिकेशन हो गया है। 1 रुपये 71 पैसे का ये इजाफा है। तो ये एक बुरी खबर है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर ये है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो फर्नेस ऑयल है उसकी कीमतें नीचे आ रही हैं, तो 16 तारीख से पेट्रोलियम प्राइसेस कम होंगी। ये भी खबरें हैं, हमें बाकायदा इंतज़ार करना होगा कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट कहता क्या है, सिलसिले में वज़ारत पेट्रोलियम क्या कहती है। इन दिनों एक और मसला इस वक्त बहुत अहम है, गर्म है और मुख्तलिफ टेलीविजन पर आपको काउंटडाउन चलता हुआ नज़र आ रहा है कि 27 दिन रह गए या 26 दिन रह गए, क्योंकि रियासत ने तय कर लिया है कि अब इन मामलात को कंक्लूड करना है, क्लोज करना है और इस सिलसिले में जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं उन पर भी काबू पाया जा रहा है। ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत तिजारत का ट्रांजिट ट्रेड के जरिए अशिया पर पाबंदी का SRO जारी कर दिया गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी है। 17 अक़साम का कपड़ा, तमाम अक़साम की गाड़ियों के टायर्स ले जाने पर पाबंदी है। चाय की पत्ती भी पाबंदी वाली अशिया में शामिल है, जबकि कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों अक़साम की अशिया पर भी पाबंदी है। इसके अलावा नट्स, खुश्क और ताज़ा फल भी अफ़गानिस्तान नहीं जा सकेंगे। तो मजमूई तौर पर 212 आइटम ऐसे हैं जिससे ऐसी लिस्ट पर डाल दिया गया, यानी आप कह लीजिए कि ये एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर आ गए, या पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान नहीं जा सकेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों के खिलाफ इस वक्त एक्शन में तेज़ी देखने में आ रही है। इस्लामाबाद CDA और ज़िला इंतज़ामिया ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है और मारगला टाउन में कायम गैर कानूनी अफ़गान बस्ती मिसमार कर दिया। मनाजिर आपके सामने हैं। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा घरों, दुकानों और थड़ों को गिरा दिया गया है। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई, ताहम पुलिस ने मुज़ाहमत करने वाले अफराद को मुंतशिर कर दिया। इस मुज़ाहमत की तरफ सरफराज बुगटी ने इशारा किया था, लेकिन साथ ही साथ ये बताया था कि किसी किस्म की मुज़ाहमत, एहतजाज या इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 1126 अफराद की जांच पड़ताल की गई है। 503 अफराद को कागजात ना होने पर अदालत में पेश किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्की जुडिशल रिमांड पर हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 623 अफराद को मंजूर शुदा शनाख्ती दस्तावेजात पेश करने पर रिहा भी किया गया। जराइम पेशा अनासर को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं है। इलाके में किसी भी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर शख्स की इत्तला पुलिस को दी जाए। पुलिस ने यह रिक्वेस्ट भी की है। गैर कानूनी मुकीम शख्स को पनाह या मुलाजमत देना भी एक जुर्म है जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये भी इस्लामाबाद पुलिस ने दो टोक और वाज़े अंदाज में बता दिया है। 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है और 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट कर दिया गया है ताकि ये लोग यहाँ से जाने के अपने सफ़र का आगाज़ करें। पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक और कोशिश। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग हुई। 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी इस वाक़े में शहीद और 1 ज़ख्मी हुआ है। ISPR का कहना है कि बाब दोस्ती पर अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग के जवाब में तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। भारी नुकसान से बचने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 4 तारीख का यह वाक़या शाम 4:02 पर यह फायरिंग का वाक़या हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया गया ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। अलबत्ता इस वाक़े में बच्चे समेत 2 शहरी शहीद हुए हैं, 1 ज़ख्मी बताया जा रहा है। आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी बहुत सारे मामलात की वजाहत की है क्योंकि ख़ारजा उमूर से मुताल्लिक़ सवालात उठ रहे थे। हमारी पॉलिसी क्या है, हम किसके हक़ में हैं, किसके ख़िलाफ़ हैं। तो बताया गया कि पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अफ़गान मुहाजिरीन पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लाखों मुहाजिरीन की खुले दिल से बरसों मेज़बानी की। कल बाब दोस्ती के पैदल रूट पर अफ़गान एहलकार ने फायरिंग की। बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 बच्चा ज़ख्मी हुआ। आज बाब दोस्ती मामूल के मुताबिक खोल दिया गया है। तो अफ़गान मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा भी हो रहा था, सवालात भी हो रहे थे, जिसका जवाब आज दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने दे दिया है। दिन भर की 20 अहम खबरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार मंजर पर आए और पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में हुई। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत चेयरमैन PTI ने दी।
पुरतशद्दुद मुजाहिरों का मकसद था आर्मी चीफ को ओहदे से हटाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अक्टूबर में होने वाला लॉन्ग मार्च सिर्फ इस नीयत से था कि आर्मी चीफ की तैनाती के प्रोसेस में रुकावट डाली जाए। तो गुज़श्ता रोज़ उस्मान डार मंजर पर आए। इससे पहले उन्होंने उनके ख़ानदान की तरफ से दावा किया गया था कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, वो रूपोश हैं, वो अगवा हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 5 माह वो ख़ुद गौर व फिक्र करते रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ही साबिक़ रहनुमा हैं महमूद मौलवी, उन्होंने नया इंकशाफ किया है। 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी से मुतालिक वो बताते हैं कि ये तमाम तर काम ऐवान सदर में हुआ। महमूद मौलवी कहते हैं कि GHQ के अंदर जाने तक का फ़ैसला हुआ था। मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और दीगर लोग मौजूद थे। इलेक्शन फरवरी के आखिर या मार्च तक जा सकते हैं, महमूद मौलवी ऐसा भी देख रहे हैं। लेकिन अलबत्ता 9 मई के वाक़यात जिसकी मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। उस्मान डार का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह सारा कुछ ज़मान पार्क में तैयार किया, जबकि दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म की काबीना के अहम रुकन महमूद मौलवी ये कहते हैं कि इस सारे प्रोसेस को तैयार किया गया था, तरतीब दिया गया था ऐवान सदर में। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, नून लीग के भी कुछ मामलात हैं, तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें। सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर मामलात दिलचस्प हैं। कोई कहता है इंतखाबात नहीं होने चाहिए, आगे के मामलात को जब तक तय नहीं कर लिया जाता तब तक इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई कहता है मामलात ज़मान पार्क में तैयार हुए, कोई कहता है ऐवान सदर में हुए। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चल क्या रहा है, मामलात क्या हैं, हालात क्या हैं, हवाएँ क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया जी। अभी तो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, वो उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इलेक्शन की बाकायदा डेट अनाउंस नहीं हो जाती। जनवरी का आखिरी हफ्ता 2024 का वो तो कहा गया, लेकिन जो है वो डेट बाकायदा तौर पर जब तक उसका ऐलान नहीं होता उस वक्त तक इस किस्म की अफवाहें जो हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, फिर इकदाम जो निगरान हुकूमत उठा रही है, ख़ास तौर पर ये गैर कानूनी जो तारकीन वतन है इनके हवाले से एक ऑपरेशन जो है आपको पता है कि ये 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। उसके तनाज़ुर में भी बहुत सी बातें जो है वो की जा रही हैं कि शायद इंतखाबात जो हैं वो फरवरी या मार्च तक जो हैं वो चले जाएं। तो यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत के सियासी हलकों में इसके ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो बातें जो है वो हो रही हैं। दूसरी तरफ जो इंकशाफात जो आपने बात की है उस्मान डार की या दीगर लोगों की, तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं और उसके नतीजे में होगा ये कि ये जो मामला है साने 9 मई की तहकीकात के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ, इसको अब जल्द अज जल्द इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आने वाले दिनों में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब समेत बहुत से और लोग भी होंगे जो कि मंजर आम पर आएंगे और इस किस्म के जो बयानात हैं, इतराफ़ी बयानात वो देंगे। जिस किस्म का जो बयान है वो उस्मान डार की जानब से जो है वो दिया गया है। और ये ज़ाहिर है मनसूबाबंदी जहाँ पे भी हुई, जो इनके अपने लोग जिस किस्म के इशारे कर रहे हैं, फिर उसके मुख्तलिफ शवाहिद जो है मौजूद हैं। JIT की अपनी रिपोर्ट है, मुख्तलिफ इदारों की अपनी रिपोर्ट है, वो सारे का सारा अपनी जगह रिकॉर्ड का मौजूद हैं। हिस्सा और है। फिर ये एक सॉफ्ट गवाहियाँ हैं जिसे बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने या जो इंक्वायरी कमीशन हैं उनके सामने जब लाया जाएगा तो इनकी हैयत बदल जाएगी। लेकिन क्या इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के वाक़यात जिन लोगों ने किए उनको फिर छोड़ा नहीं जाएगा, तो वो आर्मी एक्ट के जो पेंडिंग मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, ये सारी चीज़ें चेयरमैन PTI को उस तरफ लेकर जा रही हैं? देखिए, वो जो पेंडिंग मामला बिल्कुल कोई नहीं है। जहाँ पे शवाहद मिल रहे हैं, जिन लोगों के केसेस वहाँ पे आर्मी के जो एक्ट के तहत अदालतों में चल रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या जो ट्रायल्स उनका हो रहा है वो सिलसिला जो है वो जारी है। ज़ाहिर है एक कानून है, उसके मुताबिक वो सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो उसको मुकम्मल करके उसके तहत जो है वो कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट जो है वो पहले ही पेश की जा चुकी है। अलबत्ता बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बराह रास्त हमलों में मुलव्वस नहीं थे, उनके खिलाफ जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी का जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो कानूनी इक़दाम जो है वो भी जारी हैं। तो ये चीज़ें इसी वजह से जो निगरान वज़ीर आज़म जिनका आपने हवाला दिया है, उन्होंने इसी तराजुर में ये बात की है कि जो लोग ऐसे वाक़यात में मुलव्वस थे और उनका जितना भी किरदार था, उन सब को जो है वो मुतल्लका शवाहिद और दस्तावेज़ात और फुटेजेस सब कुछ देखते हुए जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर आप खुद भी देख लें कि अब तक इतने इतराफ़ी बयान मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान थे वो उनके सामने जो है वो आ चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि यह इसकी मनसूबाबंदी कहाँ पे हुई और फिर जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इन लोगों के हवाले से जो मालूमात इकट्ठी की गई वो इनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से काफ़ी है। एक आपने बात की थी मुस्लिम लीग नून की,
प्लीज़ बात कंटिन्यू करें। मैं उसके बारे से बता दूं कि उसके बारे में बहुत सी ये सवालात चे मुगैया की जा रही थी कि शायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो है वो फिर कोई सवालात उठ रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक वीडियो स्टेटमेंट भी आया, क्योंकि आज ही वो नवाज शरीफ से मिले हैं और वो वहाँ पर मौजूद हैं। चाहे जो नवाज शरीफ की तकरीर है वो उन्होंने तैयार करनी है जो जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो उन्होंने नवाज शरीफ से गुफ्तगू मुलाकात के बाद जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि नून लीग में कोई मज़ाहमती या मफाहमती ग्रुप नहीं है और अभी तक नवाज शरीफ जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो वतन वापस आएंगे। उन्होंने कंफर्म किया ये बिल्कुल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फिर फैसल वावडा क्यों कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं है और मियां साहब ना आए, वो क्या रीड कर रहे हैं? देखिए, फैसल वावडा जो है वो ज़ाहिर है अभी किसी सियासी जमात में है नहीं। हर बंदा यहाँ पे जो है वो अपना लेकिन वेल कनेक्टेड तो हैं और अंदाजे भी सही लगाते हैं। नहीं, वो अंदाजे आप ये समझ लें कि आजकल शेख रशीद साहब गायब हैं तो उनकी जगह फैसल वावडा साहब ने पुर की हुई है। तो इसके सब कोई ना कोई टेवा तो लग ही जाएगा ना। तो वो उसी तरह की वो गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, वो तो खुद नून लीग वाले भी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर जनवरी में नहीं होते तो फरवरी या मार्च में हो जाएंगे। अब जनवरी के हवाले से आपने खुद देखा कि मौलाना फजल रहमान ने भी एतराज़ात उठा दिए। उन्होंने कहा सर्दी होगी खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा के साबिक फाटा के इलाकों में, तो वहाँ पर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो और इलेक्शन कमीशन बनाए। और इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इस मामले के ऊपर बुलाना भी चाहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो इनके साथ मशावरत करेंगे और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे कोई डेट जो है वो अनाउंस होगी। और ये उस वक्त तक सारी चीजें रहेंगी जब तक बाकायदा तारीख का ऐलान नहीं हो जाता। उस वक्त तक ये गैर यकीनी की सूरत हाल के इलेक्शन होंगे, कब होंगे, फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे, जनवरी होंगे, इस किस्म की जो अफवाहें हैं वो चलती रहेंगी। जहां पर तो आपको पता है कि सियासी मौसम जो है वो हर आधे घंटे बाद बदल जाता है वफाकी दारुल हुकूमत में। लेकिन तो मार्च से पहले इसका एग्जीक्यूट हो जाना सेनेट के तनाजुर में ज़रूरी भी है, क्योंकि ये भी एक प्रोसीजर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो लोग अपनी मुद्दत पूरी कर रहे होते हैं, सबकदोश हो रहे होते हैं, उससे पहले दूसरों का इलेक्शन हो जाना ज़रूरी है। तो अगर असेंबलीज नहीं होंगी तो फिर ये कैसे होगा? फिर आप जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। 12 मार्च को सेनेट अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर लेगी और अगर ये बहुत बड़ा एक आईनी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, अगर उससे पहले आम इंतखाबात नहीं होते, सेनेट आपका नहीं है, आपकी फेडरेशन जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो वफाक की अलामत जो सेनेटर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, वो रिक्वेजिशन पे दस्तखत पूरे क्यों नहीं हो रहे? सिद्दीक, आखिरी सवाल फिर आपका शुक्रिया करना है। जी वो दस्तखत इस वजह से नहीं पूरे हो गए कि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत जो है वो मौजूद नहीं है, अकेले वो जो है वो बुला नहीं सकते। इसके लिए उनको कम से कम जो है वो 25 अरकान चाहिए, उनके पास 21 अरकान हैं। तो जब तक वो 25 पूरे नहीं होते, ठीक है, अक्सरियत का मामला है, अददी गिनती पूरी नहीं हो रही है, नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेनेट का जो इजलास है वो नहीं हो पा रहा। सेनेट के मुद्दत पूरी होने से पहले अगर इंतखाबात नहीं हुए तो एक और आईनी बहरानों का मामला दिलचस्प से दिलचस्प होते जा रहे हैं। सिद्दीक साजिद, आपने हमें मुख्तलिफ मामला से मुताल्लिक़ किया, अपना तज्ज़िया पेश किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये सारे मामलात हैं जिसमें इस वक्त मुल्की सियासत हिचकोले खा रही है और भी कुछ अदालती कार्रवाई हैं जिनका जिक्र आप तक पहुँचाना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त इलेक्शन के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, मौजूदा मुल्की हालात में इंतखाबात करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने पर इस्तकबाल का भी कायल नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून को देखना होगा कि उनका अब क्या रोल है। शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर नई सियासी जमात बनाने का इंदिया देते हुए बोले कि अगर पुरानी सियासी जमातों ने मिलकर आगे का रास्ता ना निकाला तो नई जमात बनेगी। लंदन में इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं और वहाँ उनकी मेल मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के कायल हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात हों। एक सियासी क़ुव्वत की जानिब से इंतखाबात ना होने का मुतालबा करना यकीनी तौर पर दिलचस्प मामला है। फैसल वावडा भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं और कहते हैं वापस ना आए। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के आने के लिए हालात साजगार नहीं है, अब इन पुराने चेहरों को लाने के लिए आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं कि मुजरिम को ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मिल सके। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी को लेकर फैसल वावडा का मशवरा ये है कि वो वापस ना आए, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मियाँ साहब को देखना होगा उनका क्या रोल है और तमाम सियासी जमातों को मिलकर आगे का रास्ता निकालना होगा। अगर नहीं निकाला तो फिर सियासी जमात बनने की गुंजाइश मौजूद है। तमाम इशारे एक तरफ जाते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ताह इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ऐलान कब करेंगे। चेयरमैन PTI ने उधर तोशाखाना केस में 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की है।
वकील लतीफ़ खोसा की तरफ से दायर दरख्वास्त में यह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सिर्फ सज़ा मुअत्तल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का हुक्म दे। फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त में रियासत को फरीक बनाने की इजाज़त देने की भी इस्तदा कर दी गई है। इंतहाई अहम नौयत का मामला तोशाखाना से तहाइफ कम कीमत पर वसूल करने और फिर उसके बाद इन तहाइफ को डिक्लेयर न करने का ये मामला ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया है कि वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दे, ख़त्म कर दे। उधर मुल्क भर में ANF मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। 4 कार्रवाइयों में 150 किलो इस वक्त मुनशियात पकड़ ली गई हैं, जबकि 4 मुलजिमान भी गिरफ्त में आए हैं। कोस्टल हाईवे पर 0 पॉइंट के करीब गाड़ी के खुफिया खानों से 42 किलो चर्स बरामद हुई। मुलजिम की निशानदही पर मुनशियात वसूल करने वाला मुलजिम हब से मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार हुआ। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से चर्स भरे 6 कैप्सूल बरामद हुए। रिंग रोड पेशावर पर कार्रवाई के दौरान कार से 96 किलो चर्स और 12 किलो अफ्यून पकड़ी गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस वक्त मुतहर्रिक हैं, चाहे वो स्मगलिंग के मामलात हों या मुनशियात फरोशी के मामलात, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन हो, हर तरफ एक्शन देखने में आ रहा है और ये वो लीकेजेस हैं जिसके ज़रिए मईशत को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत का जिक्र करते हैं जिसने मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की है। नायब हुकाम की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश है, इसे इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत ने मोनस इलाही का इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम मोनस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है और कहा जाता है कि वो यहाँ से ये सारा पैसा अपने साथ बैरून मुल्क ले गए हैं, जबकि उनके वालिद परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के सदर जेल काट रहे हैं और उन पर भी एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर दर्ज हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए यूं अहल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जमा करवाई गई तफसीलात मान ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए हैं। जहांगीर खान तरीर और अब्दुल अलीम खान का जॉइंट वेंचर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो ठिकाना है उन तमाम लोगों का जो 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, अब बाकायदा तौर पर रजिस्टर हो गई है और आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ अब उनके पास एक रोड मैप होगा, मंशूर होगा, जिसके ज़रिए वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। और इस सिलसिले में कल के रोज़ फिरदौस आशिक आवान ने ऐलान किया था कि 13 तारीख को एक जलसा भी करने जा रहे हैं कि जहां पर वो इस सारे मामले को प्रेजेंट करेंगे, लोगों को कायल करेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस्तेहकाम के लिए क्यों और किस हद तक ज़रूरी है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंतखाबात लड़ने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अहल हो गई है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो तफसीलात जमा करवाई थी उन्हें कबूल कर लिया गया है और साथ ही साथ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज और प्रोसीजर और दीगर मामला शेयर किए गए थे जो कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतहाई ज़रूरी मरहला होता है सियासी जमातों के लिए, उस प्रोसेस को भी मान लिया गया है और यूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बाकायदा तौर पर लॉन्च हो गई है। खबर है फैसलाबाद से, जहां महंगी बिजली और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए मज़ीद तनज़ुली का शिकार बन रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सितंबर 2022 की निस्बत रवां माह 12% कम रही हैं। सितंबर 2022 में टेक्सटाइल बरामदात 1.53 बिलियन डॉलर पर थीं, जबकि सितंबर 2023 में यह कम होकर 1.35 बिलियन डॉलर तक आ चुकी हैं। जनवरी से सितंबर 2023 तक टेक्सटाइल बरामदात 18% कम हो गई हैं। इसका बड़ा फैक्टर महंगा रॉ मटेरियल है, महंगी बिजली है और फिर साथ ही साथ मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन है और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में हमारी तरफ से क्वालिटी प्रोडक्ट का तैयार ना होना और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का महंगा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज़ ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की नवीद सुनाई है। गौहर एजाज़ कहते हैं कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा तय पा गया है। खलीजी ताउन काउंसिल के साथ मुआहिदा बड़ी मार्केट में तिजारत हासिल करना है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। मुआहिदे के लिए सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है, तो SIFC के तहत जो सरमायाकारी का इंतज़ार हम कर रहे हैं उस सरमायाकारी के लिए इस वक्त मुख्तलिफ रास्तों मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए काम हो रहा है। 2009 में खलीज ताउन काउंसिल क़याम में आई थी। खलीज ताउन काउंसिल में 6 अरब ममालिक शामिल हैं: सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत। GCC की मार्केट 1000 अरब रुपए का माल बरामद करती है,
जीसीसी की मार्केट 550 अरब का माल दरामद भी करती है। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान 19 अरब डॉलर का माल दरामद करता है। जीसीसी ममालिक को पाकिस्तानी बरामद का हिस्सा सिर्फ 2.5 अरब डॉलर का है, जिसे बढ़ाने के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं और अपने दोस्त मुल्कों को बताया समझाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त एक्सपेंशन के कितने मौके मौजूद हैं। हमारे पास हमारे इस न्यूज़ रूम में एक्सपेंशन का एक मौका है ब्रेक के जरिए। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम और इस आवर में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमाओं की जानिब से जो इंकशाफात किए जा रहे हैं। तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। कल के रोज़ उस्मान डार सामने आए और उन्होंने 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ इंकशाफात किए और बताया कि किस तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI मुल्क के एक बड़े इदारे के सरबराह की तैनाती में रुकावट बनने की कोशिश करते रहे और फिर साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी पर आने वाला रद्द अमल, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों किया गया और उससे नताइज क्या हासिल करना चाहते थे। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ महमूद मौलवी भी गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि ऐवान सदर में ये साजिश बुनी गई, हकीकत क्या है, इस सब को जानने की कोशिश करेंगे। इसका ब्रेकडाउन आपके सामने पेश करेंगे। जबकि आपके लिए एक बुरी खबर आज के दिन की यह है कि बिजली जो कि पहले ही महंगी है वो एक बार फिर महंगी कर दी गई है। 1 रुपये 71 पैसे का इजाफा नेपरा ने कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन मुस्तस्ना है। अलबत्ता इस इजाफे की मद में आपके और मेरी जेब पर बोझ डाला जा रहा है। अलबत्ता दूसरी तरफ एक साय ऑफ रिलीफ है अगले 48 दिनों के लिए, जहां आप कुछ मसरूफ़ हो जाएंगे, और वो है वर्ल्ड कप का मेला। भारत में आज बाकायदा तौर पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया। इस वक्त न्यूजीलैंड इंग्लैंड की तरफ से 283 के टारगेट को चेस कर रहा है और ये मैच इस वक्त जारी है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस पे मुतालिक भी बात करेंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप से मुतालिक हमारी क्या तैयारी है, इस पर भी हम एक्सपर्ट्स की राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार कल मंजर पर आए। पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान करते हुए बोले कि 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में हुई। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत चेयरमैन PTI ने दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का मकसद था आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना। उस्मान डार ने कल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद की और बताया कि 9 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में बट गई थी और एक हिस्सा मुज़ाहमत और दूसरा मुफाहमत चाहता था, लेकिन चेयरमैन PTI मुज़ाहमत पसंद टोले के साथ थे। दूसरी तरफ PTI के साबिक़ MNA महमूद मौलवी भी इंकशाफ कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की साजिश ऐवान सदर में तैयार हुई और इसकी मनसूबा बंदी ऐवान सदर में की गई और इस मीटिंग में अली जैदी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, जबकि GHQ के अंदर तक जाने का फ़ैसला हुआ था। मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और दीगर भी कुछ अफराद थे, उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन फरवरी के आखिर में या मार्च तक जा सकते हैं। तो महमूद मौलवी का ये मौक़िफ़ है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान साहब जो हैं वो कल मंजर पर आए हैं। आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं 5 माह में खुद रूपोश रहा और सोचता रहा, ये सब कुछ वो खुद करते रहे या कल जो उन्होंने कहा है वो किसी और की ज़बान बोल रहे थे? बॉडी लैंग्वेज बताती होती है कि बंदा क्या कह रहा है। दूसरा, उस्मान डार रोपोश रहे हैं तो लेट्स ट्रस्ट कि जो भी वो कह रहा है तो ही मस्ट बी जस्टिफाइड इन दैट। अब जो कंटेंट दे रहे हैं या जो चीजें उस्मान डार बयान कर रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तमाम वही चीजें हैं जिनको हम बहुत अरसा पहले बार बार तमाम अहबाब तक आप लोगों के पाकिस्तान में तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचा चुके हैं। यकीन तौर रोकड़ी साहब, कतक कलामी की माजरत, महमूद मौलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू मौलवी साहब। रोकड़ी साहब की गुफ्तगू पूरी होती है, मैं आपकी तरफ सवाल लेके आता हूँ। प्लीज़ रोकड़ी साहब कंटिन्यू। तो जब लॉन्ग मार्च से पहले ही हम लोगों ने तो ये कह दिया था और इनसे राहें जुदा, बल्कि राहें क्या जुदा की थी जब हमने इनके ऊपर ये बातें कही कि आप इस तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों से तो ये खुद दूर हो गए और हमें पार्टी से उस वक्त बहुत अर्सा पहले, आज से साल पहले ही निकाल दिया था। तो ये लोग चलते रहे। अब उस्मान डार या इस तरह के जो लोग हैं, अली जैदी, उस्मान डार, ये वो नाम है जो बहुत क्लोजेस्ट एडीज थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। किचन कैबिनेट भी एक और लफ्ज होती है। ये वो लोग हैं जिनके जो तमाम इस तरह की चीजों के अंदर जिनसे मशवरा भी किया जाता था, लाइक टाइगर फोर्स है। टाइगर फोर्स का जो है उस्मान डार वाज द चीफ ऑफ टाइगर फोर्स। तो फिर ये आप देखा कीजिए कि कौन किस वक्त में क्या बयान देता रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। हम भी इस पार्टी का हिस्सा रहे,
हमारे बयानात या हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो हमारी एक एक कही हुई बात से जाहिर है। ये जो लोग थे, आप इनकी अप्रोच को देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वाकई डीपली रूटेड थे और ये क्या कहते रहे। मैं जरा ना इस मामले का ब्रेकडाउन आप दोनों साहिबान से चाहूंगा। मैं जरा महमूद मौलवी साहब का एक बयान है वो उनसे समझ लेता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आप ये कहते हैं कि ये मनसूबा बंदी ऐवान सदर में हुई और शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी थे, दीगर कौन लोग थे और मनसूबा एग्जैक्टली था क्या? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, ये जो है मिस इंटरप्रेट किया गया है। मैंने आज सुबह भी ट्वीट किया है और मैंने अभी एक चैनल पर भी कहा है। देखिए, एक चीज है ना, वो दो अलग अलग हदीसों को मिला लिया गया है। मैंने जो उस वक्त कहा था, मैं कराची की बात कर रहा था जिसमें मैं बैठा था, अली जैदी साहब बैठे थे, इमरान इस्माइल बैठे थे और असद उमर बैठे थे और शाह महमूद थे, सॉरी असद उमर नहीं थे, बैठे थे और वो खवातीन ने कहा। उसके बाद मैंने ये कहा कि जी मैं तो जो है प्रेसिडेंट हाउस भी कई दफा गया हुआ हूँ और ये भी मैंने कल क्लियर कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ लोग मना कर रहे थे कि इस एक्ट को नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे उसको पूरा देख लें, मेजॉरिटी लोगों ने मना किया, ठीक है ना। और ये सजेशन वहां से आई। देखिए, ये मैं कहने को तैयार हूँ कि ये मेरे नजर में ये प्लान इसलिए था कि ये इत्तेफाकात नहीं हो सकते कि सारी जगहों पे, ठीक है ना। नहीं, मुझे ये बताइएगा, कुरैशी साहब जिस मीटिंग में थे उसमें उनके क्या सजेशंस थे और उन्होंने आपको कन्विंस किया कि हमने बाकी मुल्क में भी लोगों को बोला हुआ है, आप भी ऐसा करें क्या? व्हाट वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स? आपको बता दूं, वो तो देखिए अली जैदी कुरैशी ये तो मना कर रहे थे। मैंने आपको कल भी मैंने टीवी पे कहा है, देखिए वो माइंडसेट जो है ना वो दूसरे थे। देखिए, ये माइंडसेट जो थे, जो लोग बोल रहे थे कि जी बड़ा, जिसको मैं कहूँगा बहुत जज्बात में थे, वो ये यंग जनरेशन और जो मैं आपको कहूँगा जो थे ना, क्या कहते हैं, स्वाति साहब भी थे, यंग जनरेशन तो नहीं है, वो भी सीनियर, जो लोग, वो लोग तो बड़े एग्रेसिव थे। उसके अलावा मुराद सईद बड़े एग्रेसिव थे, ठीक है ना। ये लोग वो एग्रेसिव लोग थे जो कि हर हाल में ये समझ रहे थे कि सारी चीजों का जिम्मेवार फौज है, इंक्लूडिंग इमरान खान भी ये समझ रहे थे कि जी फौज ने मुझे डैमेज किया है, इसलिए जो है मुझे जो है इनके अगेंस्ट में जाना चाहिए। अच्छा, मैं आप दोनों से एक चीज़ की तस्दीक चाहूँगा। उस्मान डार साहब ने कल अपने जो इंटरव्यू उसमें कहा, पहले रोकड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ, उन्होंने दो मौक़ों पर जिस इंटरव्यू में कामरान शाहिद साहब को ये कहा कि अंदर से भी कुछ इंफॉर्मेशन आती थी, लीड थी या उनको फीडबैक मिलता था और वो समझते थे कि फिर इस लीड पे मुझे ऐसे एक्ट करना है। वो अंदर वाला, क्योंकि यू योरसेल्फ आर वेरी वेल कनेक्टेड, वो अंदर वाली लीड का क्या मामला है? ये क्या कह रहे हैं डार साहब? देखिए, अंदर वाली लीड के देखें, वो उस तरफ की लीड होगी, ऑपोजिशन के अंदर वाली लीड। मैं जो है, उन्होंने इदारे का लफ्ज इस्तेमाल किया जी, उन्होंने इदारे का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा इदारे से अंदर से मालूमात आती थी। देखिए, अंदर से अगर इदारे से कहीं से मालूमात आती थी उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये तो जो भी मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन इदारे के पास थी, जो कि बड़ा अच्छा हुआ, मैं इसको लोग ट्विस्ट ना करें वर्ड को, कि फौज ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। अगर फौज रिएक्ट करती, गोली चलते, लोग मरते, तो वी वुड हैव हेडेड फॉर अ सिविल वॉर। उसकी वजह ये, इट वाज आर्मी अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो प्लान था वो बड़ा डेंजरस था, ठीक है ना। अंदर देखे ना, हुआ ये कि इनके पास अंदर इंफॉर्मेशन थी तो इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। मेरा नजरिया बड़ा क्लियर है कि ऑब्वियसली अगर ये रिएक्ट नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च था अक्टूबर का, वो इसलिए था कि तैनाती के प्रोसेस में खलल डाला जाए, और 9 मई यानी गिरफ्तारी के मौके पर रद्द-ए-अमल का मकसद ये था कि प्रेशराइज करना था टू मेक हिम गो अवे। तो ये दोनों मामला इसको उन्होंने कनेक्ट किया कि अंदर से मालूमात थी। डू यू थिंक? देखिए, ये नया वर्जन जो है कल उस्मान डार साहब ने किया है, ठीक है ना। ये नया वर्जन उस्मान डार साहब ने दिया है। ये वर्जन मेरे पास ना कभी थी और मैंने कल के भी अपने प्रोग्राम में था, ना मैंने कभी सुना। देखिए ना, मैं काफी अंदर बाहर सबके तरफ मेरे बड़े, जैसे मैंने कहा ना, मैं प्रेसिडेंट हाउस में भी मीटिंग, मैंने ये वर्जन कभी नहीं सुना। अगर कोई बिल्कुल ही देखे, मैंने कल भी कहा, मैं कोर कमेटी का मेंबर नहीं था। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में और अंदर वालों के साथ देखे जो किचन कैबिनेट के लोग होंगे, देन आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। ठीक है, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। ये जो मामलात हैं जिसकी तरफ मैं महमूद मौलवी साहब से भी जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूँ,
कि लॉन्ग मार्च एक तैनाती में खलल डालने के लिए था और फिर जो अरेस्ट पर रिएक्शन था वो किसी को घर भेजने के लिए था। इसको फिर मैं थोड़ा और पीछे लेके जाऊँ, वहाँ जहाँ अगस्त में एक निजी टेलीविजन पे शहबाज गिल ने रैंक एंड फाइल को चैलेंज करने की कोशिश की। सो इट वाज ऑल प्लान्ड और माइंडसेट यही था जिसके लिए काफ़ी हद तक आप भी कोशिश करते रहे कि रास्ता मुफाहमत का निकाला जाए, दो कि आप कामयाब नहीं हुए। नहीं, एग्जैक्टली ये जो उस्मान डार ने बातें की हैं मैं दोनों को इंडोर्स करूंगा। जो लॉन्ग मार्च था वो उससे पहले मेरी कोशिशें तो इसकी जो मामलात को दुरुस्त करना था वो लॉन्ग मार्च से पहले थी, और फिर जब इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला तो वो था ही इसी मकसद के लिए, क्योंकि उस वक्त एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे अहम तरीन अपॉइंटमेंट होनी थी और उसके लिए एक लॉन्ग मार्च इन्होंने निकाला, इसने और इसके जत्थे ने और ऑल दैट, और अल्लाह ताला ने उससे एक बड़े मिसहैप से बचाया। दूसरा ये वाला जो है ये भी इसकी जो बातें हैं या जिस तरीके से ये किया गया, और मेरे तक तो कुछ इत्तलाआत ये वारदात होने से पहले भी आ गई थी कि अरेस्ट हुआ तो ये इन मकामात पर, यानी नाम नहीं था लेकिन क्लियरली था कि आर्मी इंस्टॉलेशन, पुलिस की जो चेक पोस्ट हैं वगैरह, इस पर वो हमला करेंगे ये लोग, और फिर ये एक म्यूटनी करना चाहता था ये शख्स, और डेफिनेटली उस म्यूटनी के अंदर एक आदमी तो नहीं होता। तो मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है रोकड़ी साहब, यू आर द वन जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे थे एक साइड से दूसरी साइड के मामलात को सेटल करवाने के लिए फॉर द बेटर गुड। आपने इसमें जो चेयरमैन पीटीआई थे उनमें लचक देखी? वाज ही अवेलेबल टू टॉक टू द पीपल? क्या वो बात भी करना चाहते थे? क्या वो झुकना भी चाहते थे, या उनका रवैया ये था कि मैं उससे बात क्यों करूं, मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूं, वो मुझसे माफ़ी मांगे? क्योंकि पंजाब के एक साबिक सूबाई वजीर ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट देयर वाज अबाउट टू हैपन अ ब्रेक थ्रू, लेकिन अचानक 11 बजे की उस फ़ोन कॉल से पहले उन्होंने कहा मैं क्यों माफ़ी मांगूं, उसको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह से बात नहीं हो सकी फिर आगे? देखिए जी, हम जो कर रहे थे उसमें माफी वाली ये चीज थी नहीं। उस वक्त तो एक टाइम ऐसा था कि हम उस पैचअप की तरफ आ रहे थे कि हम एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आगे चलें, और दूसरी चीज हम में से ये कह रहे थे कि आप शोहदा की तजलील और इदारों को मिलाइन करना, खड़े होकर ऊपर उनको इस तरीके से ये इस चैप्टर को क्लोज करें, बस ये सादा सा एक पॉइंट था। तो वो जो डार साहब बात करें कि अंदर से मामलात थे, वो क्यों कह रहे हैं ये बात? पहली बात में डेफिनेटली होते हैं, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। हाँ। जो वो अंदर से उसी की बात कर रहे हैं जो ख्वाहिश थी कि वो आर्मी चीफ बने, उनकी बात करें अंदर से? मैंने आप मिक्स कर रहे हैं, हम पहली बात पे रहते हैं ना। प्लीज पहली बात पे। तो जब ये पहली चीज मैं कंक्लूड कर लूं ना, तो वो यानी मैं एटीट्यूड के ऊपर आऊं, तो मेरी उस तमाम काविश में और उसके बाद जो कुछ हुआ, तो मैं आज ये कहता हूँ कि ही नोइंगली डिसीव्ड मी। यानी ये नहीं था कि जब आप एक काम कर रहे हैं और मैं आप मेरे एमा पे एक काम कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, और मैं क्या उस काम की, और मेरी मर्जी भी शामिल है, और मैं आके उस काम को आखिर में सबूताज करूं या उस काम को बिल्कुल और डायरेक्शन दे दूं, तो ये डिसेप्शन है। मेरी कंक्लूजन ये है कि जब मैं वो सारा कुछ कर रहा था, एट दैट टाइम एज वेल आई वाज यूज्ड एंड ही वाजंट क्लियर कि व्हाट इज ही अप टू, और मे बी ही वाज hiding all the things in his own heart, or why was we doing that exercise? I still have to ask him someday कि भाई ये क्यों कराया था उस वक्त जब ये सारा कुछ बाद में ये करना था। आप ब्रेक थ्रू में कहां तक पहुंच गए थे जहां आपको लगा कि ये डिसीव कर रहे हैं आपको? आपकी प्रोग्रेस क्या थी और क्या कह के डिसीव किया? जब इसने मुझे कुछ शरायत दी और हमने जब हर चीज तय हो गई, एक पॉलिटिकल पार्टी थे हम पॉलिटिकल गोल से हमारी जब चीजें हमारी तय हो गई, and he backed off, और मुझे and those goals were approved by the chairman, right? और मैं 3 दिन जब मैं 3 दफा गया, और तीसरी दफा जब मुझे वहां से जो लड़ाई गई, तो तब मुझे समझ आ गई कि he is up to something else. He isn't looking for any negotiations, looking for any safe way, or he isn't looking for any proper way. कोई उसके अंदर अमन के लिए या उसके लिए he is not for that. Was there someone जो उन्हें मिसफीड कर रहा था कि जब उसके बाद इन्होंने फिर जब हमने एक छोटा सी बात की तो हमें पास। ठीक है, मुझे ये बताएं रोकड़ी साहब, was there someone within the institution जो उनका फेवरेट भी था और वो इन्हें फीड कर रहा हो कि ये करेंगे तो you can go for this larger good, ऐसा भी था जिसकी वजह से उन्होंने आपको डिसीव किया? देखिए, ये कोई दूसरी चीज, इसके अपने घर से इसको तमाम डायरेक्शन मिलती,
डायरेक्ट। रोकड़ी साहब आपको हम सुन नहीं पा रहे, हम आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव आप ट्रैवल कर रहे हैं। प्लीज़ इनको रिकनेक्ट कर लें। मैं जब तक महमूद मौलवी साहब से बात करता हूँ। महमूद मौलवी साहब, ये मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि ये सबसे ज़रूरी लोग हैं, इनकी तरफ हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह हो सकता है। ये क्या बता रहे हैं रोकड़ी साहब के ऑलमोस्ट देयर वाज अ ब्रेक थ्रू, फिर उन्हें डिसीव कर दिया गया और अपने ही तय करदा शराइत या पॉइंटर से पीछे हट गए। आप इन मामलात के किस हद तक गवाह हैं? आपके पास क्या है चीज़ें? देखिए, मेरे पास तो इन चीजों का, मैं ऑब्वियसली डॉक्टर साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, देखिए बदकिस्मती से ज्यादातर सब फौज के अगेंस्ट, वो जब पावर में आ जाते हैं ना तो फिर वो फौज के अगेंस्ट चले जाते हैं। आप नवाज शरीफ साहब का दौर भी देख ले, आप आसिफ जरदारी साहब का दौर भी देख ले। बदकिस्मती इमरान खान की ये थी कि वो उससे एक हाथ आगे चला गया, वो दस्ते गिरेबान हो गया। अगर देखें जबानी कलामी तो हर ये लोग बोलते रहे, ठीक है ना, उसके बाद ये चला गया दस्ते गिरेबान और ये कहने लगा कि जी, इसने कहा कि मैं सबसे एक कदम आगे उठाऊंगा और मैं, इन्होंने अटैक किया डायरेक्ट। देखें, ये जो अटैक था इसकी माफी हो ही नहीं सकती। ये शय किसने दी थी कि आप दस्तो गिरेबान हो जाए? देखिए, ये माइंडसेट, देखिए ये जो माइंडसेट तो पहले से काफी दिनों से तैयार हो रहा था कि जी फौज फौज फौज। और मैं आपको बता दूं, मैंने एस्टेब्लिशमेंट को एक आपको आज बता दूं, मैंने पहले भी आगाह किया था कि ये माइंडसेट तैयार हो रहा है आप लोग के खिलाफ, ठीक है ना। ये माइंडसेट तो था। देखिए ना, अगर ये माइंडसेट था कि जी फौज हमें उतार रही है, फौज हमें ये कर रही है, ये माइंडसेट का रिएक्शन तो हुआ ही है। अगर ये माइंडसेट था तो फिर ऐवान सदर में अलवी साहब ने मुलाकातें क्यों करवाई? देखिए, अलवी साहब का मैं आपको बता दूं, अलवी साहब से जो मुलाकातें हुई वहां पे कोई ऐसी बात, देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर हुई होती तो मैं कहता कि जी अलवी साहब की कुछ मीटिंग से दूसरी इश्यूज के ऊपर थी और कई मीटिंग्स हुई, मगर ये जो आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने जो, और उनके साथ जो लोग थे ना, कुछ लोग जो मैं कहूंगा जियाले बनने की कोशिश कर रहे थे, मोर लॉयल देन द किंग, ठीक है ना, वो लोग जो है कहते रहे कि जी हमें ये करना चाहिए, हम यूं कर लेंगे। पर देखिए, ऐसी ऐसी चीजें वो कहते थे तो, और लोगों को उकसा के लेके गए। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मुराद सईद, आजम स्वाति, बहुत सारे और लोग थे। आप मुझे बताएं ना, लिबर्टी से वहां लेके कौन गया उनको? और अगर वो, मैंने पहले जैसे कहा ना, सब्जी मंडी के ऊपर आप धरना देंगे सब्जी वालों के अगेंस्ट, तो आप इट वाज अ प्लान, इट वाज ऑल प्लान्ड और मोटिव उसका डेफिनेटली वाज़ है। रोकड़ी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, उसमें आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई। मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा मुझे डिसीव किया है, आपका ब्रेक थ्रू कहाँ तक था और आपको किस मोमेंट पे लगा कि वो आपको डिसीव कर रहे हैं? रोकड़ी साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग आपने गुफ्तगू सुनी है रोकड़ी साहब की भी, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी हैं, महमूद मौलवी साहब की भी, जो काबीना का भी हिस्सा रहे। मौलवी साहब, थैंक यू टाइम। रोकड़ी साहब, इफ़ यू आर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद मामलात जो हैं उसकी तस्दीक ख़ुद उस्मान डार के साथी भी कर रहे हैं, जो कि उस काबीना का भी हिस्सा रहे या कोर कमेटी का हिस्सा रहे या किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे, और वो बता रहे हैं कि इन मामलात को लेकर चला गया। लेकिन तहरीक इंसाफ का इस पर अपना एक मौक़िफ़ है और तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस्मान डार जो हैं वो चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच तैमूर साहब फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि डार साहब कह रहे हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके पीछे मास्टरमाइंड जो हैं वो चेयरमैन PTI हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? देखिए, जब एक बंदा 25 दिन के लिए अगवा हो, जब उसका अरेस्ट सिंध का होम मिनिस्टर कंफर्म कर ले, जब उसकी फैमिली से डिटेल्स आ जाएं कि उसको कैसे मारा गया, और उसके बाद वो एक टीवी शो पे एक एंकर के घर पे जाए जो शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, मेरे ख्याल में ये वो अफसोसनाक रिवायात हैं जिनकी मुस्तकबिल में बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं तो इस बात पे भी बड़ा डबल माइंडेड हूँ कि ये टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम इस काम को मज़ीद इनकरेजमेंट नहीं, मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ जो उन्होंने किया है ये किसी दबाव में आके किया है, उनका अपना बयान है, आपका इस पर टेक क्या है? इसमें कोई शक नहीं, और हमें इसमें जो है वो प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि उस्मान डार का फ़ैसला या किसी भी बंदे का फ़ैसला जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, या फिर जो कि ऐसे हालात में
टीवी एंकर्स को इंटरव्यू दे रहे होंगे, आई एम श्योर कि और भी होंगे, कि ये आज़ादाना फैसला है। हमें पता है कि ये आज़ादाना फैसला नहीं है, आपको भी पता है कि ये आज़ादाना फैसला नहीं अच्छा, है। इसमें एक जुमला आपके तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार इस्तेमाल हो रहा है, वो अगवा का और दीगर मामलात का पहले अगवा बराए तावान होता था, अब ये होता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप इस सारे मामले को एक तरफा कर रहे हैं, वन साइडेड कर रहे हैं, या आप समझते हैं इसमें कोई गुंजाइश है? शोएब शाहीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनफोर्स डिसअपेरेंसेस या जबरी गुमशुदगी एक भी इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में हम कभी भी कानून से क्यों हट के कोई फैसले लें? तो ये तो पाकिस्तान में आईन ठीक है, आईन और कानून तो के खैर साथ मुकद्दम है, सुप्रीम है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा आप वज़ीर आज़म के करीबी साथी क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने है। दूसरी तरफ एक और सियासी जमात है कि जिसमें इस वक्त बेचैनी है, हलचल है और पता नहीं चल रहा बयानिया क्या है, अंदाज़ क्या है, वापसी हो रही है नहीं हो रही है। बात हो रही है मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस वक्त लंदन में है। और गुज़श्ता रोज़ उनकी नवाज शरीफ से, पार्टी कायद से मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त इलेक्शन के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। मौजूदा मुल्क की हालात में इंतखाबात करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने पर इस्तकबाल का भी कायल नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून को देखना होगा कि अब उनका क्या रोल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मौके पर एक बार फिर नई सियासी जमात बनाने का इंदिया दिया। बोले, अगर पुरानी सियासी जमातों ने मिलकर आगे का रास्ता ना निकाला तो नई जमात बनेगी। शाहिद खाकान अब्बासी, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो मुस्लिम लीग की क़यादत से नाराज़ हैं, लंदन में मिले तो हैं लेकिन मुलाकात के बाद भी उनका अंदाज़ कुछ रूठा रूठा है। दूसरी तरफ फैसल वावडा, तहरीक इंसाफ के साबिक़ा रहनुमा, नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि मियाँ साहब वापस ना आए। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के आने के लिए हालात साजगार नहीं हैं। अब इन पुराने चेहरों को लाने के लिए आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं कि मुजरिम को ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मिल सके। तो फैसल वावडा इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कानून में ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि वापस ना आएँ क्योंकि हालात साजगार नहीं हैं। हालात सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए साजगार हैं या नहीं, ये तो एक सवाल है, लेकिन आवाम के लिए मुश्किल है, और मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आज इस मुश्किल में इजाफा बिजली को मजीद महंगा करके कर दिया गया। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई है। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट का इजाफा हुआ। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हुआ है। इस इजाफे का इत्तलाक रवां माह के बिलों पर होगा। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन समेत के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा, जबकि सारिफीन से इस इजाफे की मद में 22 अरब रुपए से जायद वसूल किए जाएंगे। 22 अरब से जायद का बोझ आपकी और मेरी जेब पर पड़ने वाला है। ब्रेक के बाद खबर यह है कि मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 60 रुपए फ़ी किलो कमी कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक नई कीमतों के मुताबिक BISP के रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए 385 रुपए से कम होकर घी 325 रुपए फ़ी किलो का हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफीन के लिए घी 455 से कम होकर 395 रुपए फ़ी किलो कर दिया गया है। नई कीमतों का इत्तलाक भी फौरी तौर पर कर दिया गया है। तो एक तरफ बिजली महंगी हुई, दूसरी खबर यह कि पेट्रोल 16 तारीख से सस्ता हो जाएगा, और तीसरी खबर यह आ गई है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में कमी हो गई है। तो एक अच्छी खबर है, आपको मुबारक हो, आपको कम कीमत पर घी दस्तयाब होगा। खैर, पाकिस्तान से 212 अशिया अफगानिस्तान नहीं जा सकेंगी, और वो इसलिए कि ट्रांजिट ट्रेड के जरिए इनके जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत तिजारत का ट्रांजिट ट्रेड के जरिए अशिया पर पाबंदी का SRO जारी हो गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी होगी। इसमें 17 किस्म का कपड़ा है, तमाम अक़साम की गाड़ियों के टायर्स हैं, इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, जबकि चाय की पत्ती भी पाबंदी वाली अशिया में शामिल है। कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की दर्जनों अक़साम की अशिया पर भी पाबंदी है, जबकि नट्स, खुश्क और ताज़ा फल भी अफ़गानिस्तान ले जाने पर पाबंदी होगी। तो अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत को अब डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, चैनलाइज़ किया जा रहा है, और इस सिलसिले में कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस वक्त सख्ती का सामना है। इस्लामाबाद में ऑपरेशन किया गया है। इस्लामाबाद CDA और ज़िला इंतज़ामिया ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मार्गला टाउन में कायम गैर कानूनी अफ़गान बस्ती मिस्मार कर दी है। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल हुआ, और ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तामीर शुदा घरों, दुकानों और थड़ों को गिरा दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई, अलबत्ता पुलिस ने मुज़ाहमत करने वाले अफराद को मुंतशिर भी कर दिया है।
एक तरफ हम आपको ऑपरेशन से मुतालिक मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं, जबकि स्क्रीन के एक हिस्से में छोटे खाने में आप PNN की वो डिजिटल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। PNN के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बराह रास्त है और वर्ल्ड कप के इन 48 दिनों में मुसलसल आपको उसामा मांझ और उनके साथ मौजूद एक्सपर्ट्स का पैनल मुसलसल अपडेटेड रखेगा, मैच के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र रखेगा, चुटकुले भी होंगे, बारीकी से मैच के मामलात पर नज़र रखी जाएगी। तो अगर आप मैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप PNN के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रुख कर सकते हैं। अब ज़रा इस्लामाबाद पुलिस के उस सेक्शन की बात करते हैं जो इस वक्त गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी है। ऑपरेशन में तेज़ी आ रही है और इस्लामाबाद पुलिस ने इसके मुताबिक बताया है कि 1126 अफराद की जांच पड़ताल की गई। 503 अफराद को कागजात ना होने पर अदालत में पेश किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्की जुडिशल रिमांड पर हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 623 अफराद को मंजूर शुदा शनाख्ती दस्तावेजात पेश करने पर रिहा किया गया। जराइम पेशा अनासर को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं है। इलाके में किसी भी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर शख्स की इत्तला भी पुलिस को दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने यह दरख्वास्त भी की है। जबकि गैर कानूनी मुकीम शख्स को पनाह या फिर मुलाजमत देना जुर्म है जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शहरियों को मुतनब्बे भी कर दिया गया है। पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक और कोशिश हुई है और ये कोशिश कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क से हुई। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग हुई। मनाजिर आपके सामने होंगे। 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हुए, एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। ISPR का कहना है कि बाबे दोस्ती पर अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग के जवाब में तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। भारी नुकसान से बचने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कल के दिन ये वाक़या हुआ। शाम 4 बजे के वक्त के ये मनाजिर हैं कि जब बाबे दोस्ती पर जो पैदल रूट है वहाँ ये फायरिंग का वाक़या है। अलबत्ता पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ये पहली बार नहीं कि इस किस्म का वाक़या हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए इस मामले को बुर्दबारी से हल करने की कोशिश की। प्रोपेगेंडा सवालात का जवाब देने के लिए आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा भी आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अफगान मुहाजिरीन पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लाखों मुहाजिरीन की खुले दिल से बरसों मेज़बानी की। उन्होंने कहा कि कल बाबे दोस्ती के पैदल रूट पर अफगान एहलकार ने फायरिंग की। बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हुआ। जबकि आज बाबे दोस्ती मामूल के मुताबिक खोल दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है और छोटे मोटे वाक़यात को दरगुजर करना भी जानता है। कुछ अदालती मामलात का जिक्र कर लेते हैं। चेयरमैन PTI ने तोशा खाना केस में 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर दी है। वकील लतीफ़ खोसा की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सिर्फ सज़ा मुअत्तल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का हुक्म दे। फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त में रियासत को फरीक बनाने की इजाज़त देने की भी इस्तदा की गई है। तो इस तरह से चेयरमैन PTI और उनकी लीगल टीम अदालतों से रुजू कर रही है और जो फैसले आ चुके हैं जिनमें सज़ा हो चुकी है उन फैसलों को, उन लोअर कोर्ट्स के फैसलों को अपर कोर्ट्स में एपलेट फोरम्स पर ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत के मामले की समाअत हुई। इस दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अहम रिमार्क्स दिए जो सिर्फ इस केस से मुतालिक नहीं बल्कि कई केसेस से मुतालिक नज़र आते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि परवेज़ इलाही की एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को दूसरे केस में गिरफ्तार न किया जाए, ये फैसला किस कानून के तहत है? क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? हमने कानून के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। क्या अब मुलजिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाज़त से होगी? क्या मुलजिम ज़मानत पर रिहा होकर बंदे कत्ल कर दे और पुलिस उसे कुछ ना कहे, पकड़े नहीं? ये किस किस्म का ब्लैंकेट रिलीफ है? ये ब्लैंकेट रिलीफ जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें तनकीद तो करती रही हैं, लेकिन आज परवेज़ इलाही के ज़मानत के केस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने इस मामले पर इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। परवेज़ इलाही की बात हो रही है तो उनके साहबजादी की भी बात कर लेते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नायब हुकाम की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश है, इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत ने मोनिस इलाही का इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम मोनिस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है और वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, जबकि उनके वाले चेयरमैन PTI के करीबी दोस्त और PTI के सदर परवेज़ इलाही मुख्तलिफ केसेस की पादाश में जेल में है। पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर इस्तेहकाम आए ना आए, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कागजात पर आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जमा करवाई गई तफसीलात मान ली। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी
तस्लीम कर लिए हैं और यूं पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर एक और सियासी जमात का इजाफा हो रहा है। जबकि टीम पाकिस्तान इस वक्त एक और ट्रॉफ़ी घर लेकर आना चाहती है और बड़े इवेंट में कौमी टीम का कल पहला इम्तिहान होगा। लेकिन उससे पहले आज के मैच की बात करते हैं कि जिसमें इस वक्त न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल हैं। कुछ बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। टारगेट है 283 का और इस वक्त न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। 16वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 125 प्लस, यहाँ तक मैं लास्ट देख सका, इतना स्कोर हो चुका है। कितने खिलाड़ी आउट हैं ये मैं भूल चुका हूँ, लेकिन खैर 283, एक खिलाड़ी आउट है। चौधरी अशरफ साहब भी स्टूडियोज़ में आ गए। इसी बीच आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब हम ड्राइंग रूम डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। लेकिन खैर ये 283 है, इट्स वेरी ईजी। और ये 283 किस तरह से अचीव होगा ये देख लेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ 245 जो है वो 44 ओवर में पूरा कर चुके हैं। खैर हमारा जो कल का मैच है उसके लिए हमारे कप्तान बड़े पुरज़्म हैं और कहते हैं कि जीतेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। ना सिर्फ ये मैच जीतेंगे बल्कि उन्होंने कहा वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं उन्होंने कहा है कि कौमी बल्लेबाजों और बॉलर्स ने मनसूबाबंदी कर ली है। बैट्समैन के बल्ले स्कोर उगलने को तैयार हैं और बॉलर्स जो हैं वो हरीफ टीम को धूल चटाने के लिए बेताब हैं। कल कैप्टन्स डे था, इस मौके पर प्रेस से मीट एंड ग्रीट भी हुआ। ऑल्दो इसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं है और पाकिस्तानी शायकीन जो है वो स्टेडियम्स में नहीं है, लेकिन स्टिल जो इंडियन मीडिया था या इंटरनेशनल मीडिया था उसने बाबर से भी सवाल किया और बाबर जो है उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है, हमने अपना गेम प्लान बनाया हुआ है, जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला है उसकी हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हम गिवन डे पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो तमाम ही जो क्रिकेटर्स हैं वो यही बात करते हैं। अलबत्ता शर्मा जो है वो इस मौके पर ये बोल रहे थे कि ये टूर्नामेंट तो टफ होगा लेकिन हम इसे एंजॉय करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन जो है पैट कमिंस, उन्होंने बोला कि जीत का तसलसल जारी रखने की कोशिश करेंगे। जबकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के जो कप्तान हैं वो कहते हैं कि इवेंट में अच्छी कारकर्दगी हम दिखाएंगे। कप्तानों को भी सुने, बेस्ट गेम को एग्जीक्यूट करें और जो गिवन डे है उस पर अच्छा परफॉर्म करें, ये बाबर आजम का कहना है। अलबत्ता अहमदाबाद में दहशतगर्दी का भी खर्चा है, सिक्योरिटी वगैरह भी बढ़ा दी गई, आज यहाँ मैच भी हो रहा है। हम तो यही दुआ करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात ना हो, लेकिन अलबत्ता हमारा पड़ोसी जो है वो खेल पर सियासत करता रहे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ क्रिकेट को डिस्कस करने के लिए कोई और नहीं बल्कि चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, जैसे कि मैंने पहले भी तारुफ करवाया। चौधरी साहब थैंक यू फॉर योर टाइम। नहीं सर, आपका शुक्रिया। 283 पे तो अच्छा खासा कमांड इस वक्त जो है ना वो ले लिया है न्यूजीलैंड ने, तो पता चल रहा है तगड़ी टीम है। सर जी, मैंने शुरू में भी कहा था कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर होगा, और जब कल मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि वार्म अप मैचेस कुछ और थे, जब असल मैच आएंगे तो कुछ और होगा। आपको पता चला कि अब ना 400 की तरफ गए ना 350 हुए, अब सब सीरियस हो गए ना, और अब सीरियस हो गए हैं कि यहाँ पर अब गलती की गुंजाइश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज न्यूजीलैंड ने ना अपनी 2019 के फाइनल की शिकस्त का बदला ले रही है। क्योंकि उस वक्त इतना मतलब पाल के रखा है उन्होंने। सर ये होता है, टीमों में होता है कि आप 4 साल बाद में आपको जब मौका मिले, वर्ल्ड कप में तो अब 4 साल बाद ही मौका मिला ना, जाहिर है। तो उसी इवेंट का छोटी मोटी सीरीज में मजा भी नहीं आता, वर्ल्ड कप का बदला वो लेते तो हैं। सीरीज होती रहती हैं, हाँ। ठीक है, वो उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितना वर्ल्ड कप है। ये ट्रॉफी वाला मैच है, जीत के जाना है। और न्यूजीलैंड आज तक वर्ल्ड कप जीता भी नहीं हुआ, और इंग्लैंड पहली मर्तबा ही न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियन भी बना था। तो आज जिस तरह का भी मोमेंटम जा रहा है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के लिए ये मैच तो बहुत आसान बन चुका है। 128 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। क्योंकि 10 तो याद करके आया मैं नहीं, 10 पे पहली विकेट गिरी थी, उसके बाद 138 रन हो गए थे, 138 हो गया, तो उस पे इसका मतलब 138 है। और ये 17th ओवर में और जो विन प्रोबेबिलिटी है वो इस वक्त जाहिर है न्यूजीलैंड की बेहतरीन बात यह कि अगर इंग्लैंड की बैट बॉलर्स को फौकियत दी है, मतलब उन्होंने ऑलराउंडर्स की तरफ गए, उन्होंने एक मिक्स एंड मैच सिचुएशन। सर रविंद्रा को देखें, उन्होंने आपके खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी उनको ओपन के तौर पर इस्तेमाल किया और 90 रन की उन्होंने इनिंग्स के लिए। आज फिर वो बॉलिंग के साथ साथ एक विकेट भी उन्होंने ली और 67 हो गया उनका अभी तक, 50 से प्लस रन 67 हो गया एग्जैक्टली। रविंद्रा ने खेले, मैं ब्रीफ कर देता हूँ ना, जो कॉनवे हैं उन्होंने 50 बॉल्स पर 70 किया और 51 पर 67 रविंद्रा का हो गया। 6 छक्के जो हैं वो लगाए हैं रविंद्रा ने 3 और कॉनवे ने 1, और 11 चौके हैं जी कॉनवे के, और 8 चौके लगा दिए हैं वो रविंद्रा ने। तो अब मुझे ये इन प्लेयर्स को देख के एक मसला ये आ रहा है कि हमारे वाले तो इस तेज़ी से, इस फुर्ती से नहीं। उबैद, जब आप मैच को पूरी तरह गौर कर रहे होते ना, आपने शायद वो चीज़ें मंजर नहीं देखे शायद मैच के दौरान, कि केन विलियमसन जो बैठा हुआ ना बाहर, वो अपने उस एनालिस्ट के पास बैठा हुआ है, सही है, वो उसको पूरी दे रहा है। और आपको दूसरी तरफ जो उनका कप्तान बेन स्टोक्स साहब कप्तान जो विनिंग ट्रॉफी वाला है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, वो साइड पे चुप करके बैठा हुआ है। तो जब प्लानिंग करते हैं ना,
तो वो उस प्लानिंग के तहत हमारा मैच यानी हो रहा कि था, हमारा वो कैप्टन हर कहाँ मैच होता पे हर मैच पे हमारे लिए आपको खुशखबरी तो दे दी थी कल ही कि इंजमाम वहाँ पर पहुँच गए और आज प्रैक्टिस सेशन में इंजमाम ने तमाम प्लेयर्स को भी मशवरे लेक्चर भी दे दिया दिए है और वो उनका प्रैक्टिस सेशन भी देखा है और बाबर आजम के साथ नहीं, वो बेंच पे एक ही बेंच पे बैठ के बहुत नहीं, वो मशवरे मशवरे इंजमाम साहब ने दुनियावी मामलात से मुतालिक दिए या क्रिकेट से मुतालिक दिए? नहीं, यहाँ पर तो दुनियावी मामलात नहीं होते। अब तो क्रिकेट है, क्रिकेट पे ही मुझे आपने लगा करना इंजमाम है साहब क्योंकि का आप दायरा। पैसे क्रिकेट के ले रहे हैं। हाँ। आप इमाम मस्जिद नहीं है कि जाके वहाँ पे नमाज पढ़ानी है, ठीक है। वो जो जिसका फी जो काम सबिलिल्लाह है, खिदमत है ना। वो जो खिदमत है वो अपनी जगह पर, लेकिन अब आप क्रिकेट गया हुआ कौन कौन है वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से? तो इंजमाम पहुंचे सिर्फ इंजमाम गए हैं। खुशकिस्मत है। अच्छा, ये टीएडीए के भी अहल होंगे? बिल्कुल लाजमी बात है। वाह वाह। वो तो टीएडीए से मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त जो ना टीम के साथ ही उनके वीजे लगवा लिए थे। चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हमारे पास ये जो हम एनालिस्ट कहते हैं जो एनालिसिस करने के लिए डाटा गेम लेके, हमारे पास कितने लोग हैं टीम में जो मूव करते हैं हमारी टीम के साथ? वर्ल्ड कप के लिए कितने लोग हैं, कुछ है एग्जैक्ट नंबर आपके पास? देखिए जी, टीम में एनालिस्ट तो हर वक्त हर टूर्नामेंट में साथ जाता है। अभी वो जो मैनेजमेंट है उसका हिस्सा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अभी भी है। ठीक है, ये एक होता है, दो होते हैं या दो से एक होता है, एक Okay. पीछे से आपको एक सिलेक्शन कमेटी में जो बैठा हुआ है ठीक ना, है। एक वो ये दोनों फिर आपस में कोऑर्डिनेशन सिलेक्शन कमेटी वाले का तो रोल वहीं पे सिलेक्शन की हद तक उसने डाटा की बुनियाद पे सजेस्ट कर नहीं, दिया। वो उसको मशवरा देता है। जिस तरह अच्छा। अब चीफ सेलेक्टर इंजमाम है, इंजमाम इंडिया पहुंच गए, अब बाबर आजम को कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ये आ रही है कि जो 11 फाइनल 11 जो मैदान में उतरनी है तो वो भी इंजमाम के मशवरे से डोमिनेटेड होगी। तो फिर अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर मसाइल होंगे। मैं आपको यही तो पूछना चाह रहा हूँ, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। वहाँ पर मसाइल होंगे। मसाइल में ओपनर कौन होंगे हमारे? देखो, ओपन तो मैं अब्दुल्ला शफीक तो मुझे फिर बाहर बैठता हुआ नजर आ रहा है। वो अभी भी बाहर है, क्योंकि इंजमाम तो बाहर है। अभी इंजमाम चले गए हैं, फखर से करेंगे और उन्होंने खुद फखर को मैच विनिंग प्लेयर करार दिया हुआ है। फखर तो मैच किस विनिंग तरह प्लेयर निकालेंगे? और इमाम जाहिर है वैसे बाहर नहीं हो इमाम सकते। बाहर नहीं हो सकता, इमाम को कुछ नहीं कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन इमाम वैसे बाहर नहीं हो सकते। फिर नीचे बाबर नहीं, हैं, फिर अब्दुल्ला को वन डाउन में नहीं ला रहे। इमाम जब आउट होता है फिर पर्ची की आवाज़ क्यों लगती है? वो तो खैर वो लोग शरारती हैं ना, क्या करें। अच्छा, लोग शरारती हैं। लोग शरारती हैं। अच्छा। नहीं, खेलता नहीं है इमाम। चचा ताया बैठे हैं उधर नहीं, साथ इमाम आगे। खेलता नहीं है। खेलता इमाम है, मेरिट बहुत पे अच्छा आया प्लेयर है। देखें, इमाम बहुत अच्छा प्लेयर है, सेंचुरियां की हैं, मुसलसल 3 सेंचुरियां भी उसने बेशक। ओडीआई में की है, यूएई में और इन्हीं टीमों के यानी खिलाफ कल की का है। आपने बता दिया कि इंजमाम है, इमाम है, फ़खर है, बाबर है, रिजवान है, फिर इफ्तिखार है, फैन हो वो शादाब होगा नहीं होगा? शदाब होगा, नाइब कप्तान है, वो नहीं बाहर होता। नहीं करते? वो नहीं बाहर होता, ये आप लिख लें। चले कल के प्लेइंग 11 उस में वक्त फिर नहीं आपको बाहर दोबारा होगा। जहमत देंगे। वो उस वक्त बाहर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्ल्ड कप के बाद वो बाहर है। वर्ल्ड कप के बाद वो बाहर है और बाकी कौन बाहर है हम डिस्कस करेंगे बाद में, जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मसला ये है जनाब कि इस वक्त भारत में ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, दुनिया भर से लोग आए हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, हर तरफ से, अफ्रीका से, लेकिन नहीं गए तो हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं गए और क्रिकेट फैंस जो है उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया गया। आईसीसी से मंजूरी के बाद भी भारतीय हाई कमीशन पाकिस्तानी सहाफ़ियों की वीज़ा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेज़ा है। दुनिया भर का मीडिया वहाँ है, वर्ल्ड कप कवरेज हो रही है, भारत में इस वक्त हल्ला गुल्ला है और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की भी ये रिक्वायरमेंट थी कि वो जाते अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के मामलात को कवर करते, ना सिर्फ टीम के मामलात को बल्कि जो ओवरऑल टूर्नामेंट है उसको कवर करते। और फिर सबसे जो ज़्यादा मिसिंग एलिमेंट है वो हमारे फैंस हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स का मोराल बढ़ाने के लिए स्टेडियम में हमारे जो हम वतन बैठे हुए होते हैं, परचम हिला रहे होते हैं, लहरा रहे होते हैं, वो भी नहीं है, उन्हें भी वीज़ा नहीं मिल रहा। यानी पाकिस्तानियों का दाखिला इंडिया में है ही बंद और ये बाबर आजम भी मिस कर रहे हैं। भारतीय शहर हैदराबाद में खेले गए मैच में उनके जो फैंस हैं वो पाकिस्तान से तो नहीं जा सके, अलबत्ता इंडियन लोग जो हैं वो बाबर से बड़े खुश हैं, उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ें कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है ज़रा देखें जल्दी से। खैर, पाकिस्तानी फैंस नहीं पहुँचे तो क्या हुआ, बाबर का जादू जो है वो इंडियन फैंस पे चल रहा है और ये अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट ऑल ओवर एशिया सेलिब्रेट की जाती है और ये एक्सेप्टेंस भी आई कि हम कोहली का नाम ले सकते हैं और वो बाबर का नाम ले सकते हैं, जो कि अच्छा है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच की बात कर लें तो इस वक्त मैच का 19वां ओवर जो है वो चल रहा है और 143 फॉर 1 है और आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं। ये कॉन्वे जो है 73 बना चुके हैं, रविंद्रा 69 स्कोर कर चुके हैं, 283 जो है वो एक टोटल है कि जहां तक पहुंचना है टीम न्यूजीलैंड ने। और स्क्रीन के छोटे हिस्से में आप हमारी डिजिटल मीडिया पर जारी ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आप क्रिकेट के शदाई हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाके PNN की ये ट्रांसमिशन देख लें। अल्लाह हाफ़िज़, आपसे कल मिलेंगे।